हेलो गाइस, आई एम कोमल। वेलकम टू माय चैनल एसएसटी की पढ़ाई। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपने रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स। तो हम उनके सॉल्यूशंस को देखेंगे, समझेंगे और आपको अच्छे से एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के। तो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। 30 वर्ड में हमें जो है अपने क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला पार्ट है, नेम 3 स्टेट्स हैविंग ब्लैक सॉइल एंड द क्रॉप विच इज मेनली ग्रोन इन इट। तो हमें ब्लैक सॉइल बतानी है कि जो ब्लैक सॉइल है वो कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। तो हमारे महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में, मालवा में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सारे के सारे रीजन्स हैं, यहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है। तो आप इनमें से कोई सा भी लिख सकते हैं इन सारी जगहों में से। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे, द क्रॉप विच इज मेनली ग्रोन इन इट। कौन सी क्रॉप है जो मेनली ग्रोन होती है? तो सबको ही पता है ब्लैक सॉइल जो है वो आइडल है फॉर ग्रोइंग कॉटन। सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल पे कॉटन ही उगता है, बिकॉज इट इज आइडल फॉर ग्रोइंग कॉटन। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। अब हम आ गए हैं सेकंड पार्ट पे। What type of soil is found in the river deltas of eastern coast? Give 3 main features of this type of soil. कि ईस्टर्न कोस्ट के रिवर डेल्टाज पर कौन सी सॉइल पाई जाती है और जो सॉइल पाई जाती है उसके 3 मेन फीचर्स बताने हैं। तो आपको सबको पता चल ही गया होगा कौन सी सॉइल पाई जाती है, एलुवियल सॉइल पाई जाती है। ठीक है, और इसके फीचर्स क्या क्या हैं वो पढ़ते हैं। सबसे पहला, एलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल होती है, इसलिए ये बहुत ज्यादा अच्छी होती है क्रॉप्स की कल्टीवेशन के लिए। ये सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल मानी जाती है। सेकेंड पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तो इस सॉइल में प्रोपोर्शन में 3 चीजें मिली रहती हैं, दैट इज सैंड, सिल्ट एंड क्ले। थर्ड पॉइंट है हमारा, एलुवियल सॉइल हैज अ गुड क्वांटिटी ऑफ पोटाश, लाइम, फॉस्फोरिक एसिड विच इज गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ पैडी एंड शुगर केन। कि जो एलुवियल सॉइल है उसमें गुड क्वांटिटी में पोटाश पाया जाता है, लाइम पाया जाता है और फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है किसकी ग्रोथ के लिए? पैडी और शुगर केन की ग्रोथ के लिए। तो ये थे हमारे 3 मेन फीचर्स एलुवियल सॉइल के। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। तो अब आ गए हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर। देखते हैं, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इन हिली एरियाज। कि ऐसे कौन कौन से स्टेप्स जो हैं हम ले सकते हैं सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए हिली एरियाज में। तो 3 स्टेप्स हम ले सकते हैं कंट्रोल करने के लिए सॉइल इरोजन को। देखते हैं, पहली पहली है हमारी कॉन्टोर प्लगिंग, दूसरी है टेरेस फार्मिंग और तीसरी है हमारी स्ट्रिप क्रॉपिंग। कॉन्टोर प्लगिंग मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई भी एग्रीकल्चर लैंड में बाउंड्री बना देते हैं सो दैट जो एक पानी का वहां से कनेक्शन है वो अलग अलग जगह में बैलेंस से पहुंच सके, इक्वली पहुंच सके, तो उस चीज को हम काउंटर प्लगिंग कहते हैं। जिसकी वजह से जो है ओवरफ्लो नहीं होता वाटर का एग्रीकल्चर लैंड पे। क्योंकि अगर ओवरफ्लो होगा वाटर लैंड पर तो वो अपने साथ सॉइल को भी बहा कर ले जाएगा। तो इसलिए ये टेक्निक अपनाई जाती है। तो फर्स्ट कंटोर प्लगिंग है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। सेकंड है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग में एक स्टेयर्स लाइक जो है या टेरेस लाइक जगह बना दी जाती है एग्रीकल्चर करने के लिए, जिसमें कि अगर जो है तेज बहाव से पानी आएगा तो जो आपकी सॉइल है वो खराब नहीं होगी, वो सीधा वहां से बह के जो है चली जाएगी। तो इसको बोलते हैं हम टेरेस फार्मिंग। और थर्ड है, जब हम जो स्ट्रिप्स हैं ग्रास की उसको क्रॉप्स के बीच में उगाते हैं टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, तो उस चीज को हम स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। कि जो हमारा इतना बड़ा खेत है, हम जहाँ पे क्रॉप्स उगा रहे हैं, तो उसके बीच में हम क्या स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास को क्या है उगा देते हैं, जिसकी वजह से अगर थोड़ी तेज आंधी आए, हवा आए, तो हमारी सॉइल को कुछ ना हो पाए और सॉइल इरोजन ना हो। तो ये 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले काउंटर प्लगिंग, दूसरा है टेरेस फार्मिंग और तीसरा है हमारा स्ट्रिप क्रॉपिंग। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, व्हाट आर द बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज, गिव सम एग्जांपल्स। तो हमें बताना है कि बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो सबसे पहले बायोटिक रिसोर्सेज, दीज आर द रिसोर्सेज दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर। ऐसे रिसोर्सेज जो हमें बायोस्फीयर से मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। ऐसे रिसोर्सेज जिनके अंदर लाइफ होती है, ठीक है, जो लिविंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स हो गए, प्लांट्स हो गए, आपके लाइफ स्टॉक्स हो गए, फिश आप ले सकते हैं। तो जितने भी चीजें हैं ये हमारी लिविंग थिंग्स है। दैट इज वाई क्या है? बायोटिक रिसोर्सेज है। जो जितनी भी लिविंग थिंग होगी वो बायोटिक रिसोर्स होगी। अबायोटिक रिसोर्स हमारा क्या होता है?
जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जिनके अंदर लाइफ नहीं होती है, उनको हम क्या कहते हैं? अबायोटिक रिसोर्सेज। एग्जाम्पल जैसे कि वाटर, मिनरल्स हो गए, आपके सोलर एनर्जी हो गई, विंड हो गई, मेटल्स हो गए, तो ये सारी चीजें क्या है? आपकी अबायोटिक रिसोर्सेज की एग्जाम्पल है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें अपने क्वेश्चन का आंसर जो है वो 120 वर्ड्स में देना है। चलते हैं फर्स्ट पार्ट पर। एक्सप्लेन द लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया एंड व्हाई हैज द लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज्ड मच सिंस 1960 टू 61। हमें एक्सप्लेन करना है लैंड यूज पैटर्न को इंडिया में, और हमें ये बताना है कि जो लैंड है अंडर फॉरेस्ट वो क्यों इंक्रीज नहीं हो रहा, जो फॉरेस्ट लैंड है मेनली वो क्यों इंक्रीज नहीं हो रहा 1960 से 61 तक, जो है वो क्यों इंक्रीज नहीं हुआ, तो ये हमें बताना है। Land resources in India are primarily divided into agricultural land, forest land, लैंड मीट फॉर पैस्चर एंड ग्रेजिंग एंड वेस्ट लैंड। जैसे कि मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ते हुए भी बताया था कि जो लैंड रिसोर्सेज होते हैं वो किस किस चीज़ों में बटे होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा एग्रीकल्चरल लैंड, जहाँ पे हम एग्रीकल्चर का काम करते हैं। दूसरा होता है हमारा फॉरेस्ट लैंड, जो जंगल होता है। फिर तीसरा होता है पैस्चर और ग्रेजिंग के लिए लैंड। चौथा होता है हमारा वेस्ट लैंड, जो किसी काम का नहीं होता। वेस्ट लैंड इंक्लूड्स रॉकी, एरिड एंड डेजर्ट एरिया एंड लैंड यूज फॉर अदर नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेज सच एज हाउसिंग, रोड्स एंड इंडस्ट्री। कि वेस्ट लैंड उन लैंड्स को बोलते हैं, ऐसे नॉन एग्रीकल्चरल लैंड जो हाउसिंग के लिए, रोड्स के लिए या इंडस्ट्रीज के पर्पस के लिए यूज करे जाते हैं, वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज नहीं करे जाते। तो आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। अब आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा, जो हमसे पूछा था कि जो भाई फॉरेस्ट लैंड है वो 1960 से 61 तक, आज तक जो है लैंड वो बढ़ क्यों नहीं रहा है। हमारा फॉरेस्ट लैंड, मेनली फॉरेस्ट लैंड जो है क्यों नहीं बढ़ रहा। द लैंड अंडर फॉरेस्ट हैज नॉट इंक्रीज्ड सिंस 1960 टू 61 because in the post independence era dependent for more land to expand agriculture mainly after green revolution। कि भाई ये जो हमारा फॉरेस्ट लैंड है वो क्यों इंक्रीज नहीं हुआ, क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, जब हमें इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी उसके बाद जो है एग्रीकल्चर जो है वो हमारा एक्सपेंड हो गया था, क्योंकि जितने ज्यादा लोग हैं भाई उनको खाना तो चाहिए, तो एग्रीकल्चर वाला जो काम है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो चुका था। इसलिए फॉर एग्रीकल्चर पर्पस ज्यादा लैंड चाहिए था, और ग्रीन रेवोल्यूशन भी आ चुका था, डेवलपमेंट वर्क्स के लिए भी चाहिए था, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज के लिए भी चाहिए था, जिसकी वजह से फॉरेस्ट एरियाज को क्लीन कर दिया गया। तो जो फॉरेस्ट एरिया इंडिपेंडेंस से पहले थे, बहुत थे, बट इंडिपेंडेंस के बाद जितने ज्यादा लोग होते गए उतनी ज्यादा आपको खाने की नीड होती है, उसके लिए आपको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए आपको लैंड चाहिए होता है, ठीक है। और आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए भी लैंड चाहिए था, आपको कंट्री में डेवलपमेंट करना है, इंडस्ट्रीज बनानी है, तो उस चीज के लिए भी आपको लैंड चाहिए। तो इन सारी चीजों के लिए फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करती गई गवर्नमेंट, जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट एरिया है वो कम होता गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन ऑल्सो डिक्रीज द फॉरेस्ट एरिया। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है मतलब इंडस्ट्रीज का बनना, रेवोल्यूशन आना इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज का बढ़ना सिटी एरिया में, और अर्बनाइजेशन, ज्यादा लोगों का अर्बन एरियाज में आना, काम करना, तो उस वजह से क्या हुआ, फॉरेस्ट एरिया जो है वो डिक्रीज होता गया, और इस वजह से लैंड अंडर फॉरेस्ट हैज increased by only about 4% since 1960 to 61। इसी वजह से जो लैंड है फॉरेस्ट के अंदर, आप बोल सकते हैं फॉरेस्ट लैंड वो सिर्फ 4% ही बढ़ा है अब तक। अब तक जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4% ही बढ़ा है। क्या क्या कारण है मैंने आपको बताए, एग्रीकल्चर के लिए, ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए, अपने डेवलपमेंट वर्क के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के लिए, जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, इसके लिए फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया गया, और इसी वजह से जो फॉरेस्ट एरिया है वो कम होते गए। तो ये वाला क्वेश्चन भी होता है हमारा खत्म। चलते हैं अपने अगले पार्ट पर। तो अब आ गए हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर। हाउ हैज टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेड टू मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। कि जब टेक्निकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए उससे रिसोर्सेज का ज्यादा कंजप्शन कैसे होने लगा, हमें इस चीज को आंसर करना है। तो कुछ पॉइंट्स के जरिए हम इस चीज को आंसर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, एडवांसमेंट मेड इन फील्ड ऑफ सर्विंग हेल्प्ड इन फाइंडिंग हिडन नेचुरल रिसोर्सेज। कि जब सर्वेइंग की फील्ड में एडवांसमेंट ज्यादा होने लगा तब जो हिडन नेचुरल रिसोर्सेज है वो भी निकलकर ऊपर आने लगे, वो भी लोग जो है वो फाइंड करने लगे। सेकंड पॉइंट,
Advancement made in different fields helped in identifying the different uses of various natural resources. Advancement हुई जब different fields में उसने क्या करा, आइडेंटिफाई करा नेचुरल रिसोर्सेज के डिफरेंट यूज को, कि हम जो वो हिडन नेचुरल रिसोर्स हैं उसको कैसे कैसे जो है वो यूज कर सकते हैं डिफरेंट यूज के लिए। चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट है हमारा, ड्यू टू एडवांसमेंट मेड इन फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडेड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन एन एनवायरमेंटली फीजिबल मैनर, कि जब इंजीनियरिंग साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में एडवांसमेंट होने लगा उसकी वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो एनवायरमेंटली फीजिबल मैनर में जो है निकलने लगे, एक्सट्रैक्ट होने लगे। फोर्थ पॉइंट, ड्यू टू एडवांसमेंट मेड इन टेक्नोलॉजी द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बिकेम मोर फीजिबल, कि जब टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आया तो जो नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनका एक्सट्रैक्शन ज्यादा ईजी हो गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो उनको निकालना और ज्यादा ईजी हो। ड्यू टू राइजिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिमांड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज स्टार्टेड राइजिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज एज वेल इन एडिशन टू डोमेस्टिक डिमांड, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब ज्यादा बढ़ा तो उसकी वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड है वो दूसरी कंट्रीज में भी जाने लगी, वो भी जो है अपना सामान या अपने रिसोर्स को एक दूसरे से ट्रेड करने लग गए, जिसकी वजह से हेंस द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज स्टार्टेड इंक्रीजिंग टू इंक्रीज ट्रेड। और इसी वजह से क्या हुआ, जो एक्सप्लॉयटेशन है नेचुरल रिसोर्सेज का वो जो है दिन पर दिन बढ़ने लगा। किस चीज को बढ़ाने के लिए, ट्रेड को बढ़ाने के लिए, कि भाई जितना ट्रेड बढ़ेगा उससे कई ज्यादा जो है एक्सप्लॉयटेशन होगा नेचुरल रिसोर्सेज का। तो आई होप आप सबको ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। तो यहीं पे हमारी जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो खत्म होते हैं। तो हमारी वीडियो होती है कंप्लीटेड। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। और जो आपको एक घंटा दिख रहा है इस घंटे को दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशंस सारी आप तक मिल जाएंगी। इंतजार करिएगा, बहुत ही जल्द लेकर आऊंगी मैं नई और ज्यादा अच्छी वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।